Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will also continue with NMR spectroscopy, and in the previous video I discussed about the chemical shifts of carbon nuclei observed in 13C NMR spectroscopy, and we also discussed कि जब भी हम 13C NMR स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं तो उस समय इंटीग्रेशन का यूज नहीं होता है टू नो अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो है वो हमारे से पूछा गया है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 13C NMR में हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 13C NMR में इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो रीजन है वो बेसिकली ये है कि अभी तक देखिए मैंने आपको बताया है कि अभी हम मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग FT NMR, फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR। और फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR का जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसमें मैंने आपको बोला था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR में बेसिकली हम इमिशन रिकॉर्ड करते हैं कि हमने रेडियो पल्स दी और उसके बाद जब हमारा न्यूक्लियाइज एक्साइट हो गए, अल्फा से बीटा में चले गए, तो अब बीटा से जब वो अल्फा में वापस आएंगे इसी को तो इमिशन बोलेंगे। तो हम बेसिकली इमिशन रिकॉर्ड करते हैं, वो भी टाइम डोमेन में। उसके बाद हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करके उसको वर्सेस फ्रीक्वेंसी लेकर आते हैं, बट इनिशियली इमिशन को रिकॉर्ड किया जाता है टाइम डोमेन में। अब आप देखिए हमने क्या बात की थी कि अल्फा से बीटा एक्साइट हुआ, अब इमिट हो रहा है, मतलब न्यूक्लियाइज आर रिलैक्सिंग। तो बेसिकली रिलैक्स होने के बाद ये चीज होना जरूरी है कि जो आपकी इनिशियल पॉपुलेशन थी ना, मतलब जो एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन सेट है, तो आपने एक्साइट किया, अब वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो हमने ये बोला था कि जो एक्साइटेशन है वो तो आपका एकदम इंस्टेंटेनियस है, बट जो आपका इमिशन है वो आपका इंस्टेंटेनियस नहीं होता। जो आपका रिलैक्सेशन है वो टाइम ज्यादा लेता है। तो कुछ न्यूक्लियाइज ऐसे हैं जो फास्ट रिलैक्स कर जाते हैं, कुछ न्यूक्लियाइज ऐसे हैं जो स्लो रिलैक्स करते हैं। अब हमने 13C NMR में ये भी बात की है कि 13C NMR में हमें पता है कि 12C जो 6C12 है वो तो हमारा NMR इनएक्टिव है। NMR इनएक्टिव मतलब हमको ये वाला न्यूक्लियाई NMR स्पेक्ट्रा से हम स्टडी नहीं कर सकते, इट इज इनएक्टिव। 13C ऐसा न्यूक्लियाई है जो NMR एक्टिव है, ठीक है। लेकिन 13C की एबंडेंस हमने देखी थी क्या है, 1.1%। तो बहुत कम एबंडेंस है 13C न्यूक्लियाई की। तो इसीलिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो FT NMR है उसमें जो रिलैक्सेशन है वो हो रहा है धीरे धीरे। अब एक्चुअली में तो हमको क्या करना है, हमको पूरा वेट करना है, पूरा वेट करेंगे पॉपुलेशन के रिलैक्स हो जाने का, और तब हमको उसको एक्साइट करना है, तभी तो हमारा NMR ठीक आएगा। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। हमने एक्साइट किया, रिलैक्सेशन हो रहा है, अभी पूरा रिलैक्सेशन हुआ भी नहीं, इनिशियल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो था पॉपुलेशन का वो अभी अचीव नहीं हुआ, जिसके लिए हमको वेट करना था, बट हमने नहीं किया, वापस से फिर एक्साइट कर दिया। क्योंकि हमने बात करी थी दैट वी हैव टू रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रास, मतलब बहुत सारे स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको बाद में कंबाइन करके हमको एक फाइनल स्पेक्ट्रा मिलता है। और 13C NMR के केस में तो वो चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इसकी एबंडेंस भी 1.1% ही है। तो इसीलिए टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम वो रिपीट जो कर रहे हैं वो बहुत फास्ट कर रहे हैं, वी आर एक्साइटिंग फास्ट, और रिलैक्सेशन पूरा हो नहीं पा रहा। तो रिलैक्सेशन पूरा हुआ नहीं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो इनिशियली सबसे प्रेजेंट थी वो हमारी अचीव हुई नहीं। तो इसीलिए जो हमारे फास्ट रिलैक्सिंग न्यूक्लियाइज हैं वो अगेन एक्साइट होके फिर से हमको स्पेक्ट्रा दे देंगे, फिर से हमको एक पीक दे देंगे, और जो स्लो रिलैक्स कर रहे थे वो हमको पीक लेट से देंगे। तो आप समझ रहे हैं अल्टीमेटली जो हमको पीक इंटेंसिटी मिलती है वो तो न्यूक्लियाइज के रिलैक्सेशन से जो मिल रही है वही मिल रही है ना, पर वो हमारी उस अकॉर्डेंस में नहीं है जिस अकॉर्डेंस में वो होनी चाहिए थी। हम
इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब हमारी पूरी पॉपुलेशन ऊपर गई, पूरी नीचे आ गई, अब उसके बाद फिर से एक्साइट करी, फिर से पूरी नीचे आ गई, फिर से गई, फिर से नीचे आ गई, तब हम बोल सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर गई पर सपोज 60% ही नीचे आई, 40% अभी रिलैक्स नहीं हुई, पर इतने में जो ये नीचे आ गई थी ये फिर से एक्साइट हो गई, अब फिर से रिलैक्सेशन हो गया, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए जो हमें पीक इंटेंसिटी मिल रही है, मैंने बोला था कि सपोज कार्बन एटम आपके भले ही एक एक हैं, दो एनवायरनमेंट के एक एक कार्बन एटम है, लेकिन फिर भी उनकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकती है। इसीलिए 13C NMR में प्रेफरेबली वी कैन नॉट यूज दैट इंटीग्रेशन मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो 13C NMR में वी कैन नॉट यूज दिस मेथड। तो मेन इसका रीजन यही है कि जिस तरीके से हम अपना स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है हमारा FT-NMR में इमिशन मेथड, जो कि हम टाइम डोमेन में एक्चुअली कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे टाइम एक मेन चीज हो जाती है, और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ही वी आर नॉट एबल टू डू इंटीग्रेशन इन 13C NMR स्पेक्ट्रा। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद 1H NMR केमिकल शिफ्ट, मतलब प्रोटॉन NMR के अंदर जो हमें केमिकल शिफ्ट मिलती हैं उनकी हम बात करेंगे कि वो किस रेंज में होती हैं, क्योंकि उनको भी हमको समझना होगा अपने डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले ये मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रोटॉन NMR की जो हमारी केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो क्या है, वो है जनरली हमारी +15 ppm टू -35 ppm। ये भी मैंने आपको जो रेंज बताई है ये भी बिल्कुल रेयर केसेस में ही आपको देखने मिलेगी। -35 भी इतना कोई कॉमन नहीं है। आपको जनरली जो देखने मिलेगा, जब भी आप बुक्स में जनरली देखेंगे तो आपको जनरली ऐसे +12 टू 0 ppm ही देंगे। माइनस में मिलती है वो मॉलिक्यूल्स भी हम बाद में देखेंगे, बट फिर भी अगर आप इसको भी और इसके अंदर से भी 80-90% निकाल लो तो आपको +12 से 0 की रेंज में ही मिलेंगे, जो हमारे जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमको मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन NMR की जो केमिकल शिफ्ट की जो स्केल है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू 13C NMR, जिसमें हमारी +250 से -50 तक थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज का रीजन डिस्कस नहीं किया था, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आप देखिए केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड उतना इफेक्टिवली नहीं पहुंचा जितना हमने अप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि हर न्यूक्लियाई के आसपास एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था दैट वाज अपोजिंग आवर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही सारा खेल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हुए हैं। तो अगर अब आप देखो हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात करो तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है किसी भी एटम के साथ, उसके बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही तो बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन जो हमारा कनेक्टेड रहता है वो एक बॉन्ड से ही तो कनेक्ट रहता है, तो उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप कार्बन न्यूक्लियाई की बात करो तो कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब आप देखिए जब हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसके आसपास और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के ज्यादा तरीके होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन्स को? ऑब्वियसली 8 को। इसीलिए जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है उसके जो पॉसिबल चेंजेस हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप उसके चेंज पैदा कर सकते हैं वो काफी ज्यादा कम है, लिमिटेड है, बिकॉज देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसकी डेंसिटी को आप चेंज कर सकते हो। बट एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन के आसपास है 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब भी ये बॉन्डिंग करेगा तो इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी की जो पॉपुलेशन है वो आपकी चेंज हो सकती है, इसीलिए यहाँ की जो केमिकल शिफ्ट रेंज है वो आपकी ब्रॉड हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे जो आपका चेंज है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो चेंज की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है एज कंपेयर टू कार्बन, और उसके मिनिमाइज होने की वजह से आपकी जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो भी कम हो जाएगी। बिकॉज केमिकल शिफ्ट तो इसी बेसिस पर आई थी ना कि कितने तरीके के एनवायरनमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो जब ये पॉसिबिलिटी ही कम है चेंज होने की, तो इसीलिए इतने ज्यादा एनवायरनमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे जितने कार्बन में हो पाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट जो स्केल है वो आपकी कम है एज कंपेयर टू कार्बन। क्या कोई भी और अगर न्यूक्लियाई देखेंगे तो हाइड्रोजन की आपको सबसे कम ही दिखेगी, और जो बाकी आपके न्यूक्लियाइज होंगे जैसे 13C हो गया, फास्फोरस हो गया, उनकी जो केमिकल शिफ्ट स्केल की रेंज होगी वो आपकी ब्रॉड ही होगी, बिकॉज उनके आसपास की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो आपकी हाइड्रोजन से ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये आपका रीजन था स्केल के इतना कम होने का। अब आप देखिए स्केल कम है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए काफी सारे तरीके के जो आपके हाइड्रोजन हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में होने के बावजूद भी रेंज उनकी ओवरलैप कर जाती है। मतलब 2 ppm पे आपको एक तरीके से ज्यादा के हाइड्रोजन मिलेंगे, तो इसीलिए बाकी डेटा भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है देखना। मतलब हम सिर्फ केमिकल शिफ्ट वैल्यू से देख के नहीं बता पाएंगे कि हाइड्रोजन कैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी जो मैंने पहली वीडियोस में बताई दी है कि हमारे पीक जो आई है उसका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हो जाती है वो इंटीग्रेशन वाली है कि हमको एनएमआर में जो पीक्स मिलती हैं उस पीक की इंटेंसिटी से, रिलेटिव इंटेंसिटी से, उनके इंटीग्रेशन करने से, मतलब एरिया अंडर दैट पीक से हमको ये पता चलता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो और भी तरीके हैं जो हमको केमिकल शिफ्ट से अलग देखने पड़ते हैं, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, पर अभी हमारा जो फोकस है वो रहेगा केमिकल शिफ्ट पे। तो जब भी आपको एक ऐसा हाइड्रोजन दिखेगा, ये जब भी आपको ऐसा मिथाइल वाला हाइड्रोजन दिखेगा तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट है ये मैं सारी ppm में लिखूंगा। और हाँ, एक बात आप और ध्यान रखिए जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मिस कर दी थी, जितनी भी मैंने आपको ये जनरली डेल्टा दिया है इन सब के लिए जो रेफरेंस है दैट इज TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन, और टेट्रामिथाइल सिलेन की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमने मानी है वो 0 ppm। मैंने आपको सबसे इनिशियल वीडियोस में बताया भी था कि जब भी हम कोई भी NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे लिए ये होती है कि हम बताएं कि जब हमने ये स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया है तो हमने रेफरेंस किसको माना है, और उस रेफरेंस का केमिकल शिफ्ट तो जनरली हमने यही एज्यूम कर रखा है कि हम 0 ppm मानेंगे। पर फिर भी जब भी मैं आपको कोई डेल्टा वैल्यू देता हूं तो ये चीज बताना भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो में भी जो मैंने आपको 13C NMR की डेल्टा वैल्यूज दी थी वो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर थी, और आज भी जो मैं आपको वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा वो इसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर है। तो जब भी आपको ऐसा मिथाइल वाला दिखेगा तो मिथाइल का जो जनरली डेल्टा होता है वो आता है 0.9 पे। ठीक है, फिर अगर आप एक कार्बन लगा दें, मतलब आपने एक हाइड्रोजन को एक कार्बन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाता है 1.3 पे। अब आप देखिए इसका रीजन थोड़ा ऑब्वियस भी है, क्यों? क्योंकि यहां पे जब आपका ये हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है। अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन इस वाले पर्टिकुलर कार्बन से, मतलब अभी हम इस वाले कार्बन को रेफरेंस मान रहे हैं कि ये वाले हाइड्रोजन जो हमारे इस वाले कार्बन से अटैच्ड हैं, तो क्या हुआ है यहाँ पे इस कार्बन के अटैच हो जाने से इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर ली है। मतलब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे कार्बन है, तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो इसीलिए डीशील्ड कर देगा।
डीशील्ड कर देगा तो आपको हायर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा, मतलब मोर पॉजिटिव केमिकल शिफ्ट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चेंज आता है एक हाइड्रोजन को कार्बन से सब्स्टिट्यूट करने पे, ये लगभग 0.4 ppm का आता है। ओके, अब सिमिलरली अगर आप इसको बोलेंगे RCH और आपने यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिए, मतलब आप देख रहे हैं अभी आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन छोड़ा और 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे आपकी जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो आएगी लगभग 1.7, मतलब एक कार्बन और एक्स्ट्रा लगाने पे आपकी 0.4 ppm से और बढ़ गई। रीजन अभी भी वही है कि आपने एक हाइड्रोजन को एक कार्बन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जनरली हम यही देखेंगे 1HNMR की केमिकल शिफ्ट्स में कि जैसे जैसे आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगाते जाते हैं, मतलब अगर हम एक रेफरेंस को पकड़ लें और उस रेफरेंस में आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होगी उस पर्टिकुलर कार्बन से, और वहां से पुल हुई तो मतलब वो डीशील्ड हो गया। डीशील्ड हो गया तो इसका मतलब वो हायर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा और इसीलिए उसकी केमिकल शिफ्ट और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये अभी हमारा था मिथाइल। फिर उसके बाद ये बेसिकली आपका देखा जाए सेकेंडरी हो गया, ये आपका लगभग टर्शरी हो गया। तो ये आ गया आपका 1.7 पर। ये भी मैं बोल रहा हूं कि ये आपको एक रफ स्केल है जो आपको दिमाग में रखनी होगी जब भी आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे NMR की मदद से। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई 0.9, 1.3, 1.7। सिमिलरली अब आप देखिए जब आप इस पर डिफरेंट चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे ये सपोज आपका RCH3 ही है, तो इस वाले कार्बन की आपको 0.9 मिल रही थी। अब आप ये R हटा दीजिए, R की जगह आप कर दीजिए X। ठीक है, तो जब ये X अलग अलग होगा उसी बेसिस पर यहाँ पे चेंज आता है। अब आप देखिए वो जनरली चेंज क्या होता है। अगर आप इस X को सपोज एल्कीन कर दीजिए, ओके, या फिर एल्काइन कर दीजिए, या फिर कार्बोनिल कर दीजिए, या फिर कार्बोक्सिलिक कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि दिस X कैन बी RC डबल बॉन्ड O और ये फिर आपका CH3 आ गया। तो ये CH3 ये यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये CH3 सपोज RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल हो गया। ठीक है, एल्काइन भी हो सकता है ये ग्रुप, एल्कीन भी हो सकता है, ये वाले ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। एल्कीन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, मतलब एवीन, जैसे आपने फिनाइल रिंग से जोड़ दिया बेंजीन रिंग, तो उससे अगर आप जोड़ते हैं तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो लगभग 1 ppm से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप जनरली देखेंगे कोई भी ऐसा CH3 जो एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक या फिर एरीन ग्रुप से लगा है, तो उसकी जो आपको केमिकल शिफ्ट मिलती है वो आपकी 2 ppm के आसपास होती है। मतलब आप रफली देख सकते हैं, जैसे 0.9 तो इसी का था, और जैसे ही आपने ये X ये लगाया तो ये आपका 1 ppm से इंक्रीज हो गया, मतलब 1.9, तो रफली 2 ppm। तो 2 ppm के आसपास आपको शिफ्ट्स मिलती हैं। अमाइड और एस्टर भी आप ले सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक लिए अमाइड और एस्टर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जब भी आपका इन ग्रुप से आपका CH3 ग्रुप लगा होगा तो आपकी केमिकल शिफ्ट आपको इस पर्टिकुलर CH3 की, इस CH3 के जो ये 3 हाइड्रोजन है इनकी 2 के आसपास मिलेगी। फाइन। और इसी X को अगर आप OR या फिर जैसे OH या फिर NH2, अगर आपके ये वाले ग्रुप्स हो जाते हैं तो उस समय जो आपकी केमिकल शिफ्ट बढ़ती है वो बढ़ती है लगभग 2 ppm से।
मतलब ये ग्रुप्स जब भी आपके लगे होंगे और आपका ये CH3 इन ग्रुप्स के साथ लगा है तो आपकी जो केमिकल शिफ्ट का इंक्रीमेंट आता है वो आता है बाई 2 ppm। ये है बाई 2 ppm। तो इसका मतलब 0.9 प्लस 2 मतलब 2.9, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 ppm। तो ऐसे केसेस में आपको जो आपकी केमिकल शिफ्ट मिलेगी वो 3 ppm के आसपास मिलेगी। इसमें आप Cl भी ले सकते हैं, CH3Cl, ओके। और इससे भी एक ज्यादा मतलब आप देख रहे हैं इन ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है। जो भी मैंने पहले ग्रुप्स लिखे थे एल्कीन एल्काइन वाले, वो ग्रुप्स एज अ होल दे वर लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन दीज। तो उन्होंने जो डिफरेंस लाया था वो लगभग 1 ppm का लाया था। अब आपने मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उनसे ज्यादा लगाया तो ये वाले ग्रुप्स लगभग डिफरेंस लाते हैं 2 ppm का। तो 0.9 प्लस 2 2.9, तो 3 ppm के आसपास आपको मिलता है। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो आप लगाएंगे तो और डिफरेंस आएगा। तो ये सिर्फ मैं आपको एक जनरल आइडिया के लिए दे रहा हूं। अब वो ग्रुप्स क्या हैं जो इससे भी ज्यादा डिफरेंस लाते हैं, जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया और जैसे आपने फ्लोरो लगा दिया F फ्लोरीन, तो ये दोनों ग्रुप्स ऐसे हैं कि आपका लगभग 3 ppm का डिफरेंस लेके आते हैं। तो आपकी जो केमिकल शिफ्ट है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 4 ppm के आसपास चली जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे रटना नहीं है, क्योंकि अभी एकदम जानने में ऐसा लगेगा कि अरे इतना सारा कैसे याद करेंगे, इतने सारे ग्रुप्स कैसे याद रहेंगे। जब आप स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेंगी। अब आप एक चीज और इसमें समझिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे मैंने बता दी पर स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट। जैसे में आप देखेंगे सपोज आपका CH3NH2 है और CH3NO2 है, मतलब ये चीज आई थिंक आपको ऑलरेडी समझ आ गई होगी और पता भी होगी, बट फिर भी मैं इसको एक बार स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं बता के। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इन वाले हाइड्रोजन्स की केमिकल शिफ्ट्स की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी नाइट्रोजन से ही बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन भी नाइट्रोजन से ही बॉन्डेड है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि इन दोनों की केमिकल शिफ्ट्स, मतलब इन दोनों प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट्स आएगी वो कंपेरेबल आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको ये बात समझनी है कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट है वो एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं कर रही है कि हमारा कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है और यहाँ पे भी हमारा कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी यहाँ पे दोनों में, तो इसीलिए हमारी केमिकल शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम आएगी। ऐसा नहीं है। जब हम केमिकल शिफ्ट देख रहे हैं और जब हम 1HNMR में केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस होल ग्रुप, मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ नाइट्रो एज होल ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे अमीन ग्रुप की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ बॉन्डेड एटम देखना है कि भाई नाइट्रोजन इज द बॉन्डेड एटम, हमको यहाँ पे पूरा नाइट्रो ग्रुप देखना है, पूरा अमीन ग्रुप देखना है। और आप देखिए डिफरेंस है भी, जब आप CH3NH2 में इस CH3 के हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट देखेंगे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता पर आई थिंक 2.5 ppm के आसपास रहती है। और जब आप नाइट्रो ग्रुप वाले CH3 की देखेंगे ना तो आई थिंक 4.4 ppm के आसपास रहती है। तो आप देख सकते हैं वो लगभग 2 ppm का डिफरेंस है। तो मतलब नाइट्रो ग्रुप एज अ होल इज वेरी मच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन NH2 ग्रुप। तो इसीलिए यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा पुल कर ली है अपने पास कि शील्डिंग बहुत कम हो गई है, इट इज डी शील्डेड, और इसी वजह से इट इज अपीयरिंग एट higher chemical shift value at higher frequency range and resonating at higher frequency, okay। और देखिए इसीलिए NMR, यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ, इसीलिए हमको NMR ये भी जानने में मदद करता है कि कौन से ग्रुप्स आपके प्रोटॉन को ज्यादा एसिडिक बनाते हैं। हम देखते हैं ना जब भी हम एसिड्स और बेस पढ़ते हैं तो उस समय हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा, कि भाई वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हेल्प करेगा कि जब आपने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो उसके बाद आपका एनायन बना, तो दैट एनायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तो इसीलिए देखिए एनएमआर हमको ये भी मदद करता है। एनएमआर की केमिकल शिफ्ट से हम ये बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है। जैसे NO2 और NH2 में मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है। आप देखिए मदद और मिलती है। जैसे अगर आप इसकी बात करें CH3CHO, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड की जो आपको ये वाला CH3 है ना, इसकी केमिकल शिफ्ट अराउंड 2.1 2.2 के अराउंड मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए नाइट्रो ग्रुप की मिली 4.4 के अराउंड। तो आप ये भी बता सकते हैं कि भाई जो हमारा CHO ग्रुप है वो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एज कंपेयर टू नाइट्रो ग्रुप। तो NMR की केमिकल शिफ्ट्स हमको ये बताने में भी मदद करती हैं कि कौन सा ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉइंग है, कौन सा कम विड्रॉइंग है, और उसी बेसिस पर हम उन ग्रुप्स को अपने एसिड्स और बेसिस में लगाकर मॉलिक्यूल की एसिडिटी और बेसिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव कम टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर भी हमको पता चलता है केमिकल शिफ्ट से। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमको, मतलब आप देख सकते हैं कि NMR हमको डायरेक्टली नहीं बता रहा, पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हमने समझा कि हाँ केमिकल शिफ्ट ज्यादा कम हुई है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ किया है, तो इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप का अपने आप में होल नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है, जो हमको इन जनरल पता है। बट यहाँ पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू इस बात को प्रूव भी करती है। तो ये जो डेटा था इसमें आप देखेंगे जनरली मैंने sp3 कार्बन की ही बात करी कि sp3 का मतलब ऐसे हाइड्रोजन्स की बात करी जो एक sp3 कार्बन से लगे थे, और फिर उस पर हमने पहले कार्बन्स बढ़ाए, एक कार्बन बढ़ाया, दो कार्बन बढ़ाया, तो देखा 0.4 का लगभग डिफरेंस आता है। और फिर आपने डिफरेंट ग्रुप्स लगाए, तो कुछ सेट ऑफ ग्रुप्स ऐसा था जिससे 1 ppm का डिफरेंस आता है, कुछ सेट ऑफ ग्रुप ऐसा था जिससे 2 ppm का डिफरेंस आता है, कुछ सेट ऑफ ग्रुप ऐसा था जिससे 3 ppm का डिफरेंस आता है। अगर आपको ये वाली चीज और ज्यादा डिटेल में पढ़नी है ना, तो आप क्लेडन में देख सकते हैं। क्लेडन में ये वाला डिस्कशन काफी अच्छे से किया गया है कि कैसे ग्रुप्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपकी केमिकल शिफ्ट को। मैंने आपको एक रफ आइडिया तो दे दिया है, बट फिर भी अगर आपको एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्लेडन से रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से मिलेगा कि कैसे ग्रुप्स अफेक्ट करते हैं। मतलब आप देखिए, जैसे हमने तो सिर्फ X में एक ही Cl लगाया, जैसे CH3Cl है, ऐसे भी तो कर सकते हैं CH2Cl2। अब आप देखिए हम क्लियरली बता सकते हैं कि CH2Cl2 में जो इन पर्टिकुलर हाइड्रोजन का डेल्टा केमिकल शिफ्ट आएगी वो ज्यादा पॉजिटिव होगी, मतलब ऐसे होगा जो डेल्टा वैल्यू होगी। और सपोज आपने एक और Cl लगा दिया तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमको साफ दिख रहा है कि आपने इसको रेफरेंस मान के आप कंपेयर करना है। तो आपने एक हाइड्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl से लगाया तो ऑब्वियसली डेल्टा वैल्यू ज्यादा ही आएगी, इसकी और ज्यादा आएगी। सिमिलरली आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे सपोज आपका एक हो गया CH3OH, फिर एक आपका हो गया CH3Cl, एक आपका हो गया CH3NH2। अब देखिए हम इतना क्लियरली क्यों बता सकते हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन वाले CH3 के जो हाइड्रोजन हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, फिर Cl से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो डेल्टा वैल्यू मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू का ऑर्डर होगा इन पर्टिकुलर 3 प्रोटॉन्स का, वो इस ऑर्डर में बढ़ेगा। अब आप देखिए जो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन होता है, ये वाला जो प्रोटॉन है और जो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोटॉन है, ये आपके लाई करते हैं हायर रेंज में। हमने क्या बात करी थी, रेंज कहां से कहां तक है, जैसे +12 से 0 ppm तक एक ब्रॉड मेजर रेंज की बात करी थी जो हमको जनरली पाए जाते हैं। तो ये वाले आपको मिलते हैं हायर रेंज में।
जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है वो तो आपको 10 to 11 ppm पे मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपको एल्डिहाइड वाला है ये आपको 8-9 ppm के अराउंड मिलता है। बाद में इनके रीजंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ में कुछ इफेक्ट्स भी लगते हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी आप सिर्फ केमिकल शिफ्ट की एक रेंज समझ लीजिए, ठीक है। फिर जो आपका बेंजीन के आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो आपको जनरली, अगर स्पेसिफिकली सिर्फ बेंजीन की ही बात करें तो 7.2 पे मिलता है, 7.2 ppm। बट इसमें डिफरेंट आप जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएंगे तो जनरली 6.5 से 8.5 ppm में लाई करता है। मतलब अभी आप देख रहे हैं हम किन प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। सिमिलरली जब आप इनकी बात करेंगे आप देखेंगे sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, पर ये था एक एरोमेटिक सिस्टम से अटैच्ड, और ये एक नॉर्मल एल्कीन है, मतलब एरोमेटिक नहीं है, एक नॉर्मल एल्कीन है। तो ये पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन है ये जनरली आपको मिलेंगे 5 से 6.5 ppm पे, ठीक है। तो हमने sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन देख लिए, हमने sp2 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन देख लिए, और sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अभी हमको देखने हैं। sp3 कार्बन से जो आपका अटैच्ड हाइड्रोजन रहता है वो जनरली आपको मिलता है 2 ppm के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 2 ppm। अब आपको यहाँ पे भी ये वाली बात थोड़ी अटपटी लगेगी कि sp2 कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन था वो तो मिल रहा था 5 से 6 ppm के बीच में, तो ये क्यों हमको 2 ppm पे मिल रहा है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इतने पे मिलता है, पर इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो इनकी केमिकल शिफ्ट्स को थोड़ा चेंज करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। बट एल्काइन वाला जो कार्बन है, sp कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है वो आपको जनरली 2 ppm के आसपास मिलता है। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि ये जनरली हमारे प्रोटॉन एनएमआर के केमिकल शिफ्ट स्केल की डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे जो हमको उस स्केल पर मिलते हैं, और धीरे धीरे हमको इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगी कि कैसे हमको इंटरप्रेट करना है। बट आप देखिए कि हमने ये वाली बात की थी कि भाई इतने सारे ओवरलैपिंग हैं, तो कैसे ही हम बता पाएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन कौन सा है, कौन सा हाइड्रोजन किस एनवायरनमेंट में है। तो इसीलिए कुछ और भी चीजें हैं जो हमको मदद करती हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। मतलब जो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बात बोली उसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रोपाइन ले लो आप, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपाइन। अगर आपसे इसमें पूछे नंबर ऑफ 1 HNMR सिग्नल्स 2, 2 आएंगे इसके अंदर सिग्नल्स, एक इसका एक इसका, ठीक है। अब प्रोपाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इन दोनों तरीके के प्रोटॉन्स, टोटल तो ये 4 हैं, इन दोनों तरीके के प्रोटॉन्स का जो केमिकल शिफ्ट है ना, मतलब केमिकल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ A इज इक्वल्स टू केमिकल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ B एंड इज इक्वल्स टू आई थिंक 1.8 ppm। दोनों का प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट आपको 1.8 ppm पर मिलता है। तो अब आप बताइए कि ऐसे मॉलिक्यूल में हम कैसे बता पाएंगे। तो उस समय हमारे पास और चीजें होती हैं जो हमको मदद करेंगी, और चीजें वो हम देखेंगे क्या है। और दूसरा एग्जांपल जैसे जहां पे हमारा केस फंस जाता है, अगर हम सिर्फ केमिकल शिफ्ट के बेसिस पर देखें, जैसे ये है, यहां पे आप देखेंगे ये है आपका ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेनॉन है, ठीक है। अगर इसमें आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ 1 HNMR सिग्नल्स 1,
2 3। इसमें और तो कुछ स्पेशल है नहीं, रिजिड सिस्टम है नहीं, तो यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। अब रफली हम वैल्यू देख लेते हैं। इसकी जो हमको वैल्यू मिलेगी वो लगभग, अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो 0.9 पे मिलती है, पर साथ में यहाँ पे दूरी पे है, पर है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो इसकी जनरल आप अप्रोक्सीमेटली 1 ppm के आसपास मान लो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ये डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, तो क्या बोला था कि CH3 ग्रुप का नॉर्मली 0.9 रहता है, पर जब भी किसी कीटोन से मतलब कार्बोनिल ग्रुप से उसको अटैच करेंगे तो 1 ppm ऐड कर दो, तो 1.9, तो ये लगभग आपका आएगा 2 ppm के आसपास, ठीक है। और अब आप इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन एक ऐसा कार्बन है कि इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ये 0.9 वाला नहीं है, ये है 1.3 वाला। 0.9 प्लस 0.4 प्लस 1 ppm इसका जोड़ो, क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो 1.9.4, तो लगभग 2.3 ppm। तो ये देखिए मेरा गैस है कि जब भी आप इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे ब्यूटेन 2 का, तो इस वाले प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट आपको 1 ppm के आसपास मिलेगी, इसकी मिलेगी 2.3 के आसपास, और इसकी मिलेगी आपको 2 ppm के आसपास। तो आपको केमिकल शिफ्ट तो पता चल गई। अब आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए ये तो अब आपको स्ट्रक्चर पता है, तो आपने बता दिया केमिकल शिफ्ट की, आपको नॉलेज है कि हाँ भाई ये 1 ppm वाला है 2 ppm वाला है। जब आपको नॉर्मली सपोज ये मॉलिक्यूल अननोन है और अब आपको स्पेक्ट्रा मिला, तो स्पेक्ट्रा में आप कैसे बताएंगे कि ये मिथाइल कौन सा है और ये मिथाइल कौन सा है, ठीक है। एक तो ये वाला हमारा डाउट रहेगा, और दूसरी चीज हमारी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो इसीलिए देखिए वो 2 चीज हमारे पास काम आएंगी। एक तो जो अभी तक इतनी देर से हमने बात की इंटीग्रेशन की, तो जब आपको इनका स्पेक्ट्रम मिलेगा और आप 3 पीक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं और 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको वहां से क्लियर मिलेगा जब आप पीक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। और दूसरी चीज जो सबसे मेन है और जो अभी तक हमने इतनी ज्यादा बात नहीं की है, स्किप की है, वो है हमारी कपलिंग। वो कपलिंग ही एक ऐसी चीज है जो हमको कनेक्टिविटी के बारे में बताएगी कि कौन सा मिथाइल कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे प्लेस्ड है। अब होता क्या है, जो हमारे ये न्यूक्लियाइड है ना, जो ये हमारे न्यूक्लियाइड हैं, दे टेंड टू कपल विद मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट न्यूक्लियाइज, ठीक है। मतलब जैसे ये आपका इस वाले CH3 का एक न्यूक्लियाई है, ये एक अपने नेबर वाले मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट न्यूक्लियाई से कपल करता है। उस कपलिंग की वजह से इट गिव्स राइज टू स्प्लिटिंग। जो हम पढ़ते हैं ना पास्कल्स ट्रायंगल, कि हमारी जो पीक है वो कितने में स्प्लिट होगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 1:2:1, 1:3:3:1। तो पहली बात समझ में हमें ये आनी चाहिए कि भाई स्प्लिटिंग हुई क्यों। तो स्प्लिटिंग क्यों हुई? बिकॉज जो हमारे न्यूक्लियाइज हैं वो हमारे मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट नेबर वाले न्यूक्लियाइज से कपल करते हैं, उस कपलिंग की वजह से स्प्लिटिंग होती है। तो यही स्प्लिटिंग हमको बताएगी कि कौन सा मिथाइल कौन सा है। अब अगर आप देखें तो जो कपलिंग हो रही है, पहली बात तो हमको ये भी समझने की जो कपलिंग है वो ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं होती है। मतलब जो ये वाला CH3 है वो इस वाले CH2 से कपल नहीं करेगा। जो कपलिंग होती है उसकी रेंज बस इतनी ही है कि वो नेबर वाले कार्बन के प्रोटॉन से कपल कर ले, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला जो CH3 है इसके लिए तो कोई भी कपल करने के लिए है नहीं, तो इसीलिए इस वाले CH3 का तो आपको जो पीक मिलेगी वो स्प्लिट नहीं होगी। पर अगर आप इस वाले CH3 की बात करें तो इस वाले CH3 का जो नेबर वाला कार्बन है उसमें है 2 हाइड्रोजन्स, तो ये वाले CH3 की जो पीक होगी वो स्प्लिट हो जाएगी। और उस स्प्लिटिंग का मैं आपको ऑलरेडी रूल बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, 2ni+1 रूल, ठीक है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है तो I की वैल्यू हाफ हो जाती है, तो 2 × हाफ n+1 रूल बन जाता है वो ऐसे न्यूक्लियाइज के लिए जिनकी न्यूक्लियर स्पिन हाफ है, तो n+1 रूल। तो n इज
कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये CH3 की जो पीक आएगी वो 3 में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, ट्रिपलेट बोलेंगे इसका, आएगा आपको ट्रिपलेट। और अब ट्रिपलेट की इंटेंसिटी क्या है वो हमको पास्कल्स ट्रायंगल बताता है कि जो ट्रिपलेट आपका आया वो किस इंटेंसिटी में आएगा। मतलब जैसे आपकी ये पीक थी, अब ये ट्रिपलेट में स्प्लिट हुई तो 1:1:1 भी हो सकता है, 1:2:1 भी हो सकता है। तो ये इंटेंसिटी क्या होगी स्प्लिट होने के बाद, वो हमको पास्कल्स ट्रायंगल बताता है। तो इसका आपको ट्रिपलेट आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1H NMR में भले ही केमिकल शिफ्ट की स्केल कम थी, सिग्नल्स ओवरलैप कर रहे थे, बट हमारे पास और भी चीजें हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन है, हमारे पास कपलिंग है, कपलिंग की वजह से जो हमको स्प्लिटिंग पैटर्न मिलता है वो है, और उसकी मदद से हम डिड्यूस कर पाते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस एनवायरनमेंट का है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब आप एक चीज, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि 13C NMR में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। 13C NMR में हमने कपलिंग की बात नहीं करी, 13C NMR में हमारा इंटीग्रेशन भी काम नहीं कर रहा था, तो हमारा मेन फोकस इसी चीज पे चला गया कि भाई केमिकल शिफ्ट कार्बन की ही क्या है। जब हमको वो पता चलेगा तभी हम बता पाएंगे। बट आप देखिए जैसे यही है, 13C में भी तो कपलिंग होनी चाहिए ना, जैसे एक कार्बन है ये इस कार्बन के साथ कपल करना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? इसका भी रीजन है और बहुत ही क्लियर रीजन है, हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, बस समझ में आने वाली बात है। ये कार्बन इस कार्बन के साथ कपल क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज हमने क्या बोला, कपलिंग उसी न्यूक्लियाई के साथ होगी जो एक्टिव है। ठीक है, हमने क्या बोला, 12C कार्बन की जो एबंडेंस है वो है 98.9% अप्रोक्सीमेटली, रफली, और जो 13C है वो है 1.1%। ठीक है, तो ये इतना कम है जिसकी वजह से हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब आप सपोज कीजिए, सपोज 100 मॉलिक्यूल के अंदर, पहली बात तो एक मॉलिक्यूल आपको ऐसा मिला जिसके अंदर 13 कार्बन प्रेजेंट है, तो सपोज ये वो था, यहाँ पे 13 कार्बन प्रेजेंट है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जहां पे आपको ये CH3 वाला कार्बन 13 का C मिला, तो इससे नेक्स्ट कार्बन ही 13C है। इस चीज की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही रेयर हो गई। पहली बात तो 100 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऐसा मिला जिसके अंदर कार्बन 13C वाला था, और अब ऐसा मॉलिक्यूल मिलना जिसका एडजेसेंट वाला कार्बन भी 13C हो, ये उससे भी ज्यादा रेयर हो गया। तो इसीलिए कार्बन कार्बन कपलिंग आपको कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप जब भी देखेंगे कार्बन का जो आपको NMR मिलेगा तो आपको सिंगल पीक मिलेगी, मतलब वो स्प्लिट नहीं होगी, सिंगल पीक मिलेगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा, जब हमको एक्टिव न्यूक्लियाई से ही स्प्लिट करना है तो भाई हाइड्रोजन से करवा दो। तो एक्चुअली जो हम 13C NMR रिकॉर्ड करते हैं दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन डीकपल्ड। मतलब जो हम NMR रिकॉर्ड करते हैं वो हाइड्रोजन डिकपल्ड होता है। आप हमेशा देखेंगे जब भी आपको 13C NMR का स्पेक्ट्रा गिवन होगा ना, तो वहां पे लिखा होता है 13C हाइड्रोजन डिकपल्ड। तो हाइड्रोजन डिकपल्ड का मतलब यही होता है कि सेटिंग ऐसी की गई है कि हाइड्रोजन से कपलिंग ना हो, तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो विदाउट हाइड्रोजन की कपलिंग के मिलेगा। और जो कार्बन है उससे कपलिंग अगर होती भी तो वो हो ही नहीं पा रही, बिकॉज एबंडेंस ही नहीं है एक्टिव न्यूक्लियाई की। इनएक्टिव न्यूक्लियाई भर भर के है तो उससे कपलिंग होगी नहीं। अब आप हाइड्रोजन में देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का हमने ब्यूटेन 2 बनाया था, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 है, तो इस हाइड्रोजन के पास ये कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर आप थोड़ा नेबर में देखें, पर दोनों इनएक्टिव हैं तो इसलिए नहीं मिलता। अगर आप कोई एक्टिव न्यूक्लियाई लगा देंगे तो आपको मिलेगा। जैसे ड्यूट्रियम अगर आप लगा देंगे तो आपको कपलिंग पक्का मिलेगी। उसमें भी हमारे पास तरीके होते हैं, जैसे हम 13C NMR में हाइड्रोजन डिकपल्ड कर देते हैं, वैसे ही हम डिकपलिंग कर सकते हैं ताकि हमको ना मिले। बट अगर कोई भी आपका नेबरिंग में, एडजेसेंट में, बहुत ही ज्यादा दूरी पे नहीं कि 5 बॉन्ड दूर, 6 बॉन्ड दूर, जनरली जो आपको कपलिंग मिलेगी ना वो आपको ऐसे ही मिलेगी 1-3 कपलिंग, ठीक है, 1-2 कपलिंग।
तो इतनी दूर नहीं जाना है, पास में ही जो आपके नेबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है वो उसी से आपकी कपलिंग होगी, उसी से आपको स्प्लिटिंग पैटर्न मिलेगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी ड्यूटेरियम का बोला तो वो भी मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे H2 गैस है, इसका अगर हम 1H NMR स्पेक्ट्रा लेंगे तो बेसिकली बस आपको एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है, और उस सिग्नल की पीक भी मतलब एक ही पीक मिलेगी बस आपको ऐसे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, एक पीक मिल गई। अब सपोज आप HD ले लो, मतलब आपने एक 1H न्यूक्लियाई को 2H न्यूक्लियाई से कन्वर्ट कर दिया, ड्यूटेरियम से कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपका हो गया HD। अगर आप इसका अब 1H NMR स्पेक्ट्रा लेते हो तो सिग्नल तो आपको एक ही मिलेगा, ठीक है, सिग्नल आपको एक ही मिला, बट उस पीक की स्प्लिटिंग हो जाएगी, और वो स्प्लिटिंग क्या होगी, वो 2A9 + 1 होगी। अब ड्यूटेरियम की जो I की वैल्यू है वो है आपकी 1, तो 2 × 1 × 1 + 1, तो दिस विल बी 2 + 1 = 3। तो Hd का जो मॉलिक्यूल है उसके 1H NMR स्पेक्ट्रा में सिग्नल एक मिलेगा, बट जो वो आपकी पीक होगी वो आपकी स्प्लिट हो जाएगी 3 में, और उस 3 की भी जब आपको इंटेंसिटी देखनी है तो दैट विल बी 1:1:1, ठीक है। ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि 1:1:1 क्यों आई, बिकॉज ऑलरेडी हमारी एक वीडियो है जो हरमीत ने बनाई थी पास्कल्स ट्रायंगल पे। जनरली आपको ये लग सकता है कि अगर ट्रिपलेट आया भी तो ट्रिपलेट की इंटेंसिटी 1:2:1 होगी, पर वो 1:2:1 तब होती है ट्रिपलेट की इंटेंसिटी जब आपकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू हाफ होती है। जैसे ही आपकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू चेंज हो जाती है तो उस हिसाब से आपकी इंटेंसिटी भी चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारा ड्यूटेरियम है जिसकी I की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए जब आप ट्रिपलेट की इंटेंसिटी निकालेंगे तो दैट विल बी 1:1:1। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आपने HD में जब 1H NMR लिया तो ड्यूटेरियम की वजह से स्प्लिटिंग हुई, 3 में हुई, और उसकी इंटेंसिटी का जो पैटर्न था दैट इज 1:1:1। तो यहाँ पे जो हमने 1H NMR लिया वो ड्यूटेरियम डिकपल्ड नहीं लिया, इसीलिए ड्यूटेरियम से स्प्लिटिंग हुई। ऐसी भी सेटिंग की जा सकती है कि आप ड्यूटेरियम डिकपल्ड ले लो, पर फिर वो एक अलग केस हो जाएगा, फिर आपको नॉर्मल एक ही सिग्नल मिलेगा विदाउट स्प्लिटिंग, फिर उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, वो तो आपका H2 गैस में था ही। ओके, तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपके साथ नॉर्मली हाइड्रोजन मतलब बेसिकली प्रोटॉन न्यूक्लियाई का जो केमिकल शिफ्ट है वो थोड़ा डिस्कस किया है। अब बहुत ही जल्दी से मैं आपके साथ थोड़े से बेसिक डिफरेंस डिस्कस कर देता हूं कि 13C में और 1H में आपके बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है 1H में और 13C में, तो 1H ऐसा न्यूक्लियाई है जिसकी नेचुरल एबंडेंस 98.985% है, और इस न्यूक्लियाई की वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। 13C की जो नेचुरल एबंडेंस है दैट इज 1.1%। तो इसीलिए यहाँ का जो हमारे सिग्नल्स होते हैं दे आर रिलेटिवली वीक, और इसीलिए रिलेटिवली लॉन्गर टाइम लगता है 13C NMR को रिकॉर्ड करने में। दूसरी बात जो हमने डिफरेंस देखी है वो देखिए कि जो 1H NMR है वो हमारा क्वांटिटेटिव मतलब कि जो आपको 1H NMR स्पेक्ट्रा मिलता है उस स्पेक्ट्रा में जो आपकी पीक्स आई हैं उनकी पीक्स का इंटीग्रेशन करके मतलब एरिया अंडर द कर्व करके देख के आप ये देख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स किस तरीके के प्रेजेंट हैं। बट 13C NMR में आप ऐसा नहीं कर सकते। 13C NMR क्वांटिटेटिव नहीं है, रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये टेक्निक क्वांटिटेटिव क्यों नहीं है। ठीक है, एक रीजन हमारा ये हो गया। और क्या था कि प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स हैं दे कपल विथ मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, मतलब जो आपके प्रोटॉन्स हैं
वो आपके मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, जो उसके जैसे ही न्यूक्लियाइज हैं, एनएमआर एक्टिव हैं बट मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट हैं, उनके साथ वो कपल करके स्प्लिटिंग पैटर्न शो करता है। बट 13C एनएमआर में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, और उसका रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इट इज वेरी रेयर कि 13C जिसकी वजह से सिग्नल आया है उसके एडजेसेंट में भी 13C वाला ही न्यूक्लियाई बैठा हो। ठीक है, तो इसीलिए 1H एनएमआर के अंदर तो हमारा इंटीग्रेशन भी काम की चीज है, कपलिंग की वजह से स्प्लिटिंग पैटर्न मिलता है, वो भी काम की चीज है, और इसीलिए जो केमिकल शिफ्ट्स की हमको ओवरलैपिंग हो जाती है वो इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं रहती बिकॉज ऑफ दीज टू एडिशनल एडवांटेजेस फैक्टर्स। लेकिन 13C एनएमआर के अंदर मेनली केमिकल शिफ्ट ही है जो आपको बताती है कि कौन से कैसा कार्बन, कौन से एनवायरनमेंट वाला कार्बन प्रेजेंट है, बट वो हम इतनी मुश्किल नहीं होती बताने में बिकॉज केमिकल शिफ्ट स्केल की रेंज काफी ज्यादा ब्रॉड है। तो ये कुछ बातें थी जो 1H एनएमआर और 13C एनएमआर की केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड थी। धीरे धीरे हम एनएमआर में आगे बढ़ेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जैसे जैसे जो जो चीजें बताते चलता हूँ वो चीजों के साथ साथ आपको रीजन भी देता चलूँ, और आई होप कि अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उनका भी रीजन आपको क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज क्लियर नहीं हो पाई है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड we will be very happy to answer you. So that's all for this video. Thank you so much for watching this video.